कर्नाटक सीएम पद पर सिद्धारमैया की होगी ताजपोशी, कल ले सकते हैं शपथ, आलाकमान ने लगाई मुहर। राजस्थान में जारी है कांग्रेस में रार, सचिन ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, अपनी ही सरकार पर साधा निशाना। भारत में धार्मिक हिंसा पर अमेरिकी रिपोर्ट से भारत पर हमला, धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर पोती काले बाबा का विरोध करते हुए फाड़े गए पोस्टर, धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आखिरी दिन। तूफान मोका रविवार को बांग्लादेश और म्यांमार में तबाही, तटीय इलाकों में 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान, म्यांमार में 81 लोगों की गई जान। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर कर्नाटक से है, जहां पर नए सीएम होंगे सिद्धारमैया, यानी कि कांग्रेस अब कभी भी ऐलान कर सकती है कर्नाटक के सीएम के नाम को लेकर। तो लगातार जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी सिद्धारमैया को लेकर, उन्हीं के नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर डीके शिव कुमार की बात कर ले तो उन्हें जो है डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर राहुल गांधी से शिव कुमार मिलने पहुंचे हैं। हालांकि अगर सुबह की बात कर ले तो सिद्धारमैया सुबह राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद जो है लगातार मंथन चल रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, जिस तरीके से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी सिद्धारमैया के नाम को लेकर, आखिरकार उन्हीं के नाम पर मुहर लगते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल आप चंद्र जी सही कह रहे हैं कि लगातार 4 दिन से जब मंथन लगातार चल रही, 13 मई को कर्नाटक में परिणाम आने के बाद कांग्रेस में जो उथल पुथल देखने को मिली, लेकिन 4 दिन से लगातार मंथन के बाद ये आज सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगे। बस ऐलान होना बाकी है कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री होंगे सिद्धारमैया होंगे। लेकिन चल रही है कि अभी डीके शिव कुमार लगभग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 2 घंटे तक मीटिंग चल रही। मीटिंग के बाद अभी निकल के आए हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार भी कहीं ना कहीं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी के आला अधिकारियों से, आला कमान नेताओं से। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए डीके शिव कुमार भी डिप्टी सीएम का पद के उम्मीदवार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी लगातार बनी हुई है। लेकिन पार्टी के आला अधिकारी रणदीप सुरजेवाला, जो कि कर्नाटक के प्रभारी थे, हर लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पार्टी के आला अधिकारी, जो आला नेता हैं, आला कमान संभालने वाले, सोनिया गांधी से मीटिंग हो रही, मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग हो रही, राहुल गांधी से लगातार मीटिंग हो रही। लेकिन मीटिंग दौर चली, लेकिन जो अभी खुल के परिणाम जो पार्टी के अंदर जो बड़े नेताओं के डिसीजन लेना है वो सिद्धारमैया पे लगाया गया। लेकिन डीके शिव कुमार भी कहीं ना कहीं पूरी मेहनत कर रहे हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग है, सुबह राहुल गांधी से मीटिंग हुई है, लगातार मीटिंग का दौर जारी। लेकिन अभी तक स्पष्ट जो लगाया जा रहा है कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के सीएम होंगे। जी शिवम, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं पार्टी ने आगे का विजन देखा है, जिसके बाद आखिरकार सीएम के नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेरा सवाल इतना ही है कि अगर पार्टी में 36 तो कैसे जीतेगी 24? बिल्कुल आपने सही कहा कि आगे अगर पार्टी का मंथन का अभी लगभग 4 दिन से मंथन चल रहा है, लेकिन आगे का जो देखा जा रहा है चुनाव 24 का 2024 का लोकसभा चुनाव हो, उसको लेकर भी कांग्रेस अभी से मंथन जारी कर रही है। लेकिन अगर इतनी मशक्कत के बाद 4 दिन किसी के नाम पर अगर ऐलान करना, ये 4 दिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर अपडेट के लिए। लेकिन कब शपथ लेते हैं सीएम पद को लेकर, वो देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ हत्या मामले में बड़ा कदम उठाया गया है। शूटरों का होगा लाई डिटेक्ट और नार्को टेस्ट। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज पुलिस जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट। पुलिस की एसआईटी की तरफ से कवायद शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज पुलिस जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी और लगातार जो है पुलिस की एसआईटी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर आगे की कवायद शुरू कर दी गई है। अतीक अशरफ हत्या मामले में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
शूटरों का अब लाइट डिटेक्टर होगा और नार्को टेस्ट भी यहां पर किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रयागराज पुलिस जल्द ही इस पूरे मामलों को लेकर कवायद शुरू करेगी। एसआईटी की तरफ से कवायद शुरू की जाएगी। अतीक अशरफ हत्या मामले में एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। शूटरों का लाइट डिटेक्टर और नार्को टेस्ट किया जाएगा और प्रयागराज पुलिस चार्जशीट जल्द ही दाखिल करने वाली है। एसआईटी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। अतीक अशरफ हत्या मामले में काफी समय बाद एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शूटरों का नार्को टेस्ट होगा। प्रयागराज पुलिस चार्जशीट जल्द ही दाखिल करने वाली है। साथ ही पुलिस के एसआईटी की तरफ से पूरे मामले की कवायद जल्द ही शुरू की जाएगी। अतीक अशरफ हत्या मामले में एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर शूटरों का लाइट डिटेक्टर होगा, नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसके बाद पूरी स्थिति जो है आगे की वो कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आएगी। और आगे की अगर जांच की बात कर ले तो वो कहीं ना राह आसान होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शूटरों का नार्को टेस्ट किया जाएगा, लाइट डिटेक्ट किया जाएगा। साथ ही एसआईटी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कवायद शुरू की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का जहां राजनीतिक विरोध हुआ है, तो वहीं अब उनके पोस्टर पर कालिक पोती गई है। पोस्टर पर विरोधियों ने धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बाबा 420 तक लिख दिया है। इससे पहले कार्यक्रम में निमंत्रण वाले बाबा के पोस्टरों को फाड़ा भी गया था। पटना में चल रहे हनुमंत कथा का आज आखिरी और 5वां दिन है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग वाले बयान का विरोध लगातार हो रहा है। तो बाबा बागेश्वर के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर लगातार बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं इसी बीच आज धीरेन्द्र शास्त्री का आखिरी कथा था, यानी कि 5वां दिन था कथा को लेकर। उससे पहले अगर बात कर ले तमाम दिनों के, तो लगातार लोगों की भीड़ देखी जा रही थी। आवाजाही वहां पर काफी ज्यादा बाधित होता हुआ नजर आया था। लोगों की तबियत में ज्यादा यहाँ पर बिगड़ी वो भी नजर आया था। और लगातार क्योंकि देखा जाए तो लाखों की तादाद में उनकी कथा को सुनने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे थे। जिसके बाद अगर राजनीतिक हलचल की बात कर ले तो वो तेज कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई थी। हालांकि बात कर ले बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक में है, तो अगर सत्तारूढ़ पार्टी बिहार की बात कर ले तो वो लगातार विरोध करती हुई नजर आई थी। जिसके बाद बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिक भी आज पोती गई है। हालांकि एक बात आपको बता दें, जिसमें पोस्टर में 420 लिखा हुआ था और आज उनके कथा का आखिरी दिन था, यानी कि 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था और आखिरी दिन इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। 2 बार पोस्टर भी फाड़े गए हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का आखिरी दिन था, जिसके बाद उनके पोस्टर पर कालिक पोती गई है। भारत को अपना अजीज दोस्त बताने वाला अमेरिका एक बार फिर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर भारत की छवि को एक बार फिर धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। आज हम अमेरिका के उस झूठी रिपोर्ट का चीरफाड़ करेंगे जिसमें भारत के विलन दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। लिहाजा देश को इस रिपोर्ट से खबरदार करना जरूरी है। बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में सिलेक्टिव होकर भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता को नकारने का प्रयास किया गया है। देखिए रिपोर्ट। खुद को दुनिया का सुपर पावर मानने वाला अमेरिका भारत को अपना दोस्त बताता है, लेकिन पीठ पीछे भारत को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। भारत की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले का जिक्र किया गया और भारत से इन धार्मिक हिंसाओं की निंदा करने के लिए कहा गया। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को रिपोर्ट की जानकारी देते हुए बताया कि इन चिंताओं के संबंध में हम सरकार को हिंसा की निंदा करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अमानवीय बयानबाजी करने पर जवाबदेही ठहराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने सिविल सोसाइटी के सहयोगियों और पत्रकारों के साथ मिलकर जमीन पर काम करना जारी रखेंगे, जो हर दिन इनमें से कुछ दुर्व्यवहारों और दस्तावेजीकरण करने के लिए काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के प्रति अमानवीय बयानबाजी करने वालों को जवाबदेही ठहराने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करने की बात की गई, जिसमें भारत का नाम भी शामिल था। यानी कि अमेरिका की माने तो भारत में धार्मिक हिंसा होती है और सरकार इसे रोकने में असफल है। खास बात यह कि अमेरिका की इस रिपोर्ट में पश्चिम देशों का जिक्र नहीं किया गया। यानी कि अमेरिका के अनुसार पश्चिम देश पाक साफ है और वहाँ कोई भी धार्मिक हिंसा नहीं होती। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका दौरे पे जा रहे हैं। उससे ठीक पहले अमेरिका की ये रिपोर्ट उसकी दोस्ती पर कई सवालिया निशान खड़े करती है।
बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका की ओर से भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई हो। इससे पहले 2022 में भी अमेरिका को धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि USCRF ने ऐसी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भारत के रहने वाले अल्पसंख्यकों के ऊपर चिंताएं व्यक्त की गई और धार्मिक हिंसा को लेकर भारत को विशेष चिंता वाली कैटेगरी में चिन्हित कर ब्लैक लिस्ट में डालने की सिफारिश की गई। हैरानी की बात यह है कि तब भी उस रिपोर्ट में पश्चिमी देशों का जिक्र नहीं था। मतलब साफ है कि भारत की बढ़ती ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लिहाजा दोस्ती की आड़ में भारत को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश अमेरिका कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अमेरिका को लेकर जिस तरीके से लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि अब विरोध एक तरफ से देखने को मिल रहा है और लगातार इसको लेकर रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके की स्थिति जो है अमेरिका और भारत के बीच यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आगे किस तरीके से क्या कुछ होता है वो भी देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। वहीं शाहजहांपुर में सोशल मीडिया में अमर्यादित टिप्पणी करने पर देर रात दो समुदायों में जमकर बवाल हुआ है। एक समुदाय के लोगों ने विरोध करते हुए थाने का घेराव किया है। देर रात लगातार जो है वहां पर हंगामा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर लगातार वहां पर बवाल हुआ है। कई थानों में पुलिस की तैनाती भी यहां पर देखने को मिली है। तो शाहजहांपुर की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दो पक्षों में बवाल हुआ, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लेते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर जब पोस्ट डाला गया, उस पोस्ट को लेकर लगातार यहां पर बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। कई थानों में तैनाती की गई है। आरोप नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और देर रात का यह मामला बताया जा रहा है जब सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला गया और जब पक्षों में यहां पर बवाल देखने को मिला। कई थानों में पुलिस की तैनाती भी देखने को मिली। देर रात एक सूचना आई थी कि किसी सरफिरे ने किसी सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया है। इस पर लोगों का हुजूम थाने पे पहुंचा था। इसको तुरंत तत्परता से कार्रवाई करते हुए CO तिलहर और इंस्पेक्टर तिलहर द्वारा तत्काल ही टीम भेजकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ अभियोग भी तत्काल पंजीकृत कर लिया गया। 333/23 धारा 295A 505 धारा 2 और इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेज दिया गया है। आज सुबह कुछ लोगों के द्वारा इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए काफी संख्या में सड़क पर आकर नारेबाजी इत्यादि की गई, लेकिन पर भी तो जिम्मेदार लोगों के द्वारा यहाँ पे पुलिस के साथ है उसको समझा बुझाकर लोगों को डिस्पर्स कर दिया गया है। अभी फिलहाल कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जानना चाहेंगे कि आखिरकार उस सोशल मीडिया पोस्ट पर ऐसा क्या कुछ था जो दो पक्षों में इतना ज्यादा बवाल देखने को मिला? देखिए चंद्र जी, बता दूं पूरा मामला जो है तिलहर थाना क्षेत्र के का है, जहां एक थाना क्षेत्र का डभौरा गांव निवासी वरुण धवन ने एक पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वो वायरल कर दी थी, साझा की थी, जिसके बाद पूरे मामले ने इतना तूल पकड़ लिया। एक धर्म के लोग लगभग सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर थाने का घेराव कर लिया और जमकर हंगामा किया। मामले में तत्काल पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई थानों की पुलिस जो है थाने में तैनात कर दी और मौके से जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जो तिलहर थाना क्षेत्र है वहाँ कई थानों की फोर्स तैनात है, लेकिन अभी भी जो है स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं अधिकारियों ने कमान जो है वहाँ सामान रखी है और धर्म गुरुओं के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे हैं ताकि इलाके में शांति व्यवस्था कायम की जा सके और फिर से जो है वो अमन चैन कायम कराया जा सके। जी कमलेश, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा रहा है, लोगों में जमकर आक्रोश देखा जा रहा है, बवाल मचाते हुए दोनों पक्ष के लोग नजर आ रही हैं। क्या नाबालिग से अभी तक पूछताछ की गई थी कि ऐसी क्या वजह रही पोस्ट डालने को लेकर? जी चंदा जी, बता दूं कि जो है पूछताछ में निकल के आया कि जो आरोपी जो वरुण धवन है वो नाबालिग है। उसने गलती से जो है वो सोशल मीडिया से जो पोस्ट जो साझा कर दी थी, लेकिन उसे जानकारी होने के बाद उसने उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया और माफी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो नहीं माने और सैकड़ों की तादाद में जो है वो इकट्ठा होने लगे और जमकर बवाल किया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए कई थानों की फोर्स को मौके पर बुला लिया और मामले में कार्रवाई करते हुए जहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जो पोस्ट जिसने की थी उसके खिलाफ जो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई और आप लोग जो है मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन
जो लोग थे, जो आक्रोशित लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो वरुण धवन है उसके गांव की तरफ जो है वो कूच कर गए और घर पे धावा बोलने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने उसके पूरे घर को जो है घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। फिलहाल अभी पूरे मामले में धर्मगुरुओं की मीटिंग कराई जा रही है और गांव सहित तिलहपुर थाना क्षेत्र में कई थानों की पुलिस तैनात है ताकि सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखा जाएगी। कमलेश, अगर जानना चाहेंगे पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया के बारे में, तो क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई और वहां की स्थिति, क्या दोनों पक्षों में जो बवाल हो रहा था वो थमता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जो है चंदा जी, बताना चाहूंगा, जो स्थिति है वो अभी भी तनावपूर्ण है। भले ही भीड़ भाड़ खत्म हो गई हो, लेकिन जो आक्रोश है वो लोगों का कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते भारी पुलिस बल वहाँ तैनात किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं जो है वो पुलिस अधिकारी पूरे मामले में शांति की बात कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया कमलेश आपका। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। रेल मंत्रालय 5 और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की सौगात यात्रियों को देने जा रही है। अब तक दर्जन भर से अधिक ट्रेनें पटरियों पर रफ्तार भर रही है, जिसके बाद अब और राज्यों में भी ये ट्रेनें शुरू होने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। विकास के क्रम में रेल यात्रा को और अधिक सुगम बनाने के लिए रेल मंत्रालय 5 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात यात्रियों को देने जा रहा है। अब तक दर्जन भर से अधिक वंदे भारत ट्रेन रेलवे ट्रैक पर द्रुतगामी गति से रफ्तार भर रही है और अब 5 और सेमी हाई स्पीड में ट्रेनें इसमें जुड़ने जा रही है। इसमें पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इसी महीने हावड़ा से पुरी के बीच में शुरू हो सकती है। या उड़ीसा के लिए पहली और दक्षिण के लिए दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन जलपाईगुड़ी से या नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी रूट पर चलाई जाएगी। इंडिया की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। इसके बाद बोहर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस पटना और रांची के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जाएगा। हावड़ा पुरी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सफल ट्रायल के बाद भुवनेश्वर से हैदराबाद, पुरी से रायपुर और पुरी हावड़ा लाइन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली से उत्तराखंड के लिए सामान्य ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसकी अवधि काफी ज्यादा होती है। इसी लिहाज से दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना चल रही है, जो मात्र 5 घंटे में यात्रा को पूरा करवा देगी, जिससे हरिद्वार उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों पर पहुंचने में श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी। लेकिन जब से ये ट्रेन लॉन्च हुई है, तब से इसकी चर्चा जोरों पर है। इस समय 10 वंदे भारत पटरियों पर दौड़ रही है। इनमें मुंबई से गांधीनगर, वाराणसी से नई दिल्ली, माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं, जिनसे लोगों का सफर काफी आसानी हो गया है। 17 राज्यों के 108 जिलों में सेवाएं दे रही है। भारत में इन वर्ल्ड क्लास ट्रेन को पटरियों पर उतारने में सबसे बड़ा हाथ रेलवे इंजीनियर और चेन्नई स्थित इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर सुधांशु मनी का है। सरकार के साथ मिलकर इन्होंने ट्रेन का सपना देखा था और इस परिकल्पना को साकार किया। साल 2016 के अंत तक इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में एक वंदे भारत ट्रेन बनाने के बारे में विचार किया गया। अप्रैल 2017 में सरकार ने आईसीएफ को इस परियोजना पर आगे बढ़ने और 2 ट्रेनें बनाने की इजाजत दे दी, जिसके बाद पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में हरी झंडी दे दी गई। 15 फरवरी 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के लिए शुरू की गई थी, जबकि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वैष्णो देवी कटरा के बीच शुरू की गई। वहीं तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई और अहमदाबाद के बीच शुरू हुई। बहरहाल केंद्र सरकार की पहल से विकास की रफ्तार को गति मिली है, जिसके चलते अब और ट्रेनों को पटरी पर लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।
यूपी में निकाय चुनाव और स्वार छानबे सीट पर हुए उपचुनाव के बाद अब एक और सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अक्टूबर तक गाजीपुर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। यह सीट मुख्तार अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी के सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई है। देखिए रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मिलकर कर्नाटक का किला नहीं बचा पाए। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में योगी का चेहरा ऐसा चमका कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप हो गई। यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई और भारतीय जनता पार्टी में योगी का कद पहले से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे? दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बूथों पर चुनाव प्रचार करने उतरे और नगर निगम की तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। जो वोट कभी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को हासिल होते थे, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में सीएम योगी के चेहरे पर मिलने लगे। यानी उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में योगी भारतीय जनता पार्टी के नए ब्रांड बनकर उभरे, जिसकी वजह है सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले। उदाहरण के तौर पर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ योगी की सख्त कार्रवाई, प्रदेश में लाखों करोड़ का निवेश, 6 साल में यूपी में हुआ बम्पर विकास और सीएम योगी की हाजिरी जवाबी। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है और सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप गए हैं, अपराधी कहीं दूर कर रहे हैं। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। गौरतलब है कि साल 2017 का चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। 2022 चुनाव में जीत का श्रेय भी पीएम नरेंद्र मोदी को मिला। विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में जीत का सेहरा पीएम नरेंद्र मोदी के सर सजा। लेकिन निकाय चुनाव में न तो पीएम नरेंद्र मोदी थे और न ही भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा दिग्गज नेता था। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बूते प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सफलता हासिल की। खास बात यह कि इस जीत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 2024 की जमीन को भी तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, जिसे हम 2025 में कुंभ के पहले हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेसवे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए मेरठ से प्रयागराज के बीच में इस एक्सप्रेसवे को हम राष्ट्र को समर्पित कर। निकाय चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रदर्शन ने भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम सियासी पार्टियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े घर में योगी सबसे बड़े ब्रांड बनकर उभरे हैं। योगी निकाय चुनाव के जरिए ये बताने में कामयाब रहे कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए योगी का चेहरा ही काफी है। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा योगी के चेहरे पर ही चुनाव जीता जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को बखूबी समझ रही है। तभी तो चुनाव किसी भी राज्य में डिमांड योगी होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। खबर बहराइच से है, जहां पंचायत राज विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। यहां पंचायत राज विभाग अधिकारी से लेकर सफाई कर्मी तक इस घोटाले में शामिल हैं। खबरों की माने तो पंचायत सचिवों ने नियमों की अनदेखी कर कुछ खास लोगों को ब्लॉक के लिए चार्ज दे दिए हैं, जिसमें करोड़ों का घोटाला किया गया। जानकारी के अनुसार इस घोटाले में शामिल लोगों ने अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति जमा कर दी, जिसका खुलासा होने पर अब लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से करोड़ों का घोटाला का मामला सामने आया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? निश्चित तौर से चंदा, मैं बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला बहराइच में जिला पंचायत राज अधिकारी विभाग
के माध्यम से आया है। बहराइच का जो पंचायत राज विभाग है, इसमें करोड़ों रुपए का हेरा फेरी हुई है और ये हेरा फेरी बहराइच के विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से हुआ। बाकायदा जिला पंचायत राज अधिकारी जो उमाकांत पांडे है, उन्होंने स्वयं बाकायदा गिरोह बनाकर सफाई कर्मी और पंचायत सेक्रेटरियों की गिरोह बनाकर सिंडिकेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया है। यूं शासन से आई जो ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय आदि के लिए जो बजट आता है, उस बजट को ये डकार गया। उसके साथ साथ तमाम क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों को धन डंब रहा। यही नहीं, प्रचार प्रसार के माध्यम से जो पैसा व्यय किया जाना था, वो होर्डिंग बैनर पोस्टर का करोड़ों रुपए अवैध ढंग से निकाल दिया गया। तमाम ठेकेदारों को सिंडिकेट में शामिल कर सरकारी धन को उनकी फर्म में ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरीके से बहराइच जिले में सब घोटाला बहराइच के पंचायत राज अधिकारी निकाल डाला है और इस जानकारी बहराइच के अफसरों को हुई है तो शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी। उसके बाद शासन से इसका सस्पेंशन की कार्रवाई हो गई। अब बहराइच के स्थानीय लोग और यहाँ के समाज सेवी भी इसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। जी अजय, अगर पहले की बात कर ले तो इस मामले को लेकर पहले भी कार्रवाई की गई थी, यानी कि जिस तरीके से शौचालय की सफाई की बात सामने आई थी, प्रचार अभियान को लेकर पोस्टरों की बात आई थी, उस वक्त भी ये मामला निकलकर सामने आया था, लेकिन फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन अचानक से फिर से कार्रवाई की गई है। निश्चित अपने दर्शकों चाहूंगा, ये बहराइच का सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले का खुलासा पहले जरूर किया गया, लेकिन स्थानीय अधिकारियों के सिंडिकेट के माध्यम से इसे दबा दिया गया। लेकिन जब कुछ लोगों ने इसकी शिकायत शासन में की तो शासन के अधिकारियों ने इसका संज्ञान निश्चित तौर पे और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और उसका निर्देश। चलिए, शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। चक्रवात के मार से प्रभावित म्यांमार में मंगलवार तक कम से कम 81 लोगों की मौत हो गई है। यह जानकारी समाचार एजेंसी एएफपी ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से दी है। आपको बता दें, रविवार को म्यांमार के बंदरगाह शहर सितवे में चक्रवात मौका से जोरदार तबाही मचाई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चक्रवात के चलते रखाइन प्रांत की राजधानी सितवे के कुछ हिस्सों में बाढ़ भी आ गई थी और 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।